स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट टेलीविज़न पर। आज की वीडियो में क्लोज नंबर 24 से 54 के बीच जो बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। पिछली वीडियो में 60 के करीब क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो बुक भी मिल जाएगी। नाम है इसका क्वेश्चन ओशियन बुक। 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी ये बुक रहने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे, बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। GDS to MTS बुक आपको मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड बुक मिल जाएगी, PASA की बुक मिल जाएगी और 2023 के PASA के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। साथ में क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स आपको चाहिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑन पोस्टल आर्टिकल वेयर शुड द एड्रेस ऑफ सेंडर इज टू बी रिटन। डाक लेख पर प्रेषक का पता कहाँ लिखा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 61 का बी आ जाएगा। इन लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास एक ये डाक वस्तु है, इसके ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि भेजने वाले का या प्रेषक का पता कहाँ पर लिखा जाएगा, इस वाले कोने में लिखा जाता है। कौन सा ये कोना है, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर है। डाक टिकट कहाँ पे लगाए जाते हैं, इस वाले कोने में राइट हैंड अपर कॉर्नर पे। फिर उसके बाद एड्रेसी का एड्रेस कहाँ पे लिखा जाता है, लोअर हाफ में लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमने फ्रैंकिंग मशीन के बारे में किया था कि फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस धारी होता है वो एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता है या एक स्लोगन दे सकता है, तो इस वाले कोने में वो दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इफ आर्टिकल नोट बेयर्स अ डेफिनेट एड्रेस देन इट शुड बी। यदि लेख का कोई निश्चित पता नहीं है तो इसे क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, नोट बी डिलीवर्ड। कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर डेफिनेट एड्रेस ना हो उसका वितरण नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वैल्यू पेएबल और मनी ऑर्डर आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू पोस्ट बॉक्स नंबर will be accepted for transmission, but if in the office of delivery it is found that no post box in the name of addressee or he has ceased to be renter of post box, then what should do। पंजीकृत, विमित, VP या मनी ऑर्डर लेख जो पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजे गए हों ट्रांसमिशन के लिए स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन अगर डिलीवरी के कार्यालय में ये पाया जाता है कि प्राप्तकर्ता के नाम पर कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है या वह पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं रह गया है तो उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्लोज नंबर 55 और 56 में भी आगे आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर। लेख को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन आपने इसमें जब हम करेंगे क्लोज नंबर 55 और 56, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, VP आर्टिकल या मनी ऑर्डर है, उसको पोस्ट बॉक्स के पते पर संबोधित नहीं किया जाता है। यहाँ पे दिया है किया जा सकता है, स्वीकार किया जाएगा, लेकिन पोस्ट बॉक्स के पते पर उसको संबोधित नहीं किया जाता है। इसमें क्या लाइन है हमारे पास, लाइन ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म जिसने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है, अगर उस व्यक्ति के लिए या उस फर्म के लिए रजिस्टर्ड इंश्योर्ड VP आर्टिकल या मनी ऑर्डर आता है तो उसका वितरण या भुगतान डाकिए के माध्यम से किया जाता है जब तक उस फर्म या उस व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा है। तो इस तरह से होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द पर्पस ऑफ एडिंग सेंडर्स एड्रेस। प्रेषक का पता जोड़ने का क्या उद्देश्य है। अब हम एड्रेसी का एड्रेस लिखते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि ये आर्टिकल उस व्यक्ति तक आपने पहुंचाना है जिसका एड्रेस उस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जब हम सेंडर का एड्रेस साथ में ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने का
क्या उद्देश्य होता है। इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल टू रिटर्न इट अनओपन्ड एंड विदाउट डिले टू सेंडर, अगर डाक वस्तु वितरित नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में उसे बिना खोले बिना देरी किए प्रेषक को वापस किया जा सके। लेकिन प्रेषक को तभी वापस कर पाएंगे अगर प्रेषक का एड्रेस उसके ऊपर लिखा होगा। A large number of undelivered articles are destroyed every year at various returned letter offices. अब ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर प्रेषक का पता नहीं लिखा होता है और वो आर्टिकल किसी भी वजह से प्राप्तकर्ता को वितरित ना किए जा सकें, ऐसे लेखों को पुनः प्रेषण केंद्रों में भेजा जाता है, जहां पे कुछ एक कोशिश करने के बाद कि उसके सेंडर का एड्रेस मिल जाए, अगर ना मिले तो वहां पे उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आर्टिकल के ऊपर प्रेषक का पता अवश्य लिखा होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में बी ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल्स, निम्नलिखित में से किस डाक वस्तु के संबंध में पोस्टिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था, प्रेजेंट में ये डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको आनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, आर्टिकल्स फॉर विच द रिसिप्ट इज नॉन गिवन बाय द पोस्ट ऑफिस। तो जिन वस्तुओं की डाकघर द्वारा रसीद नहीं दी जाती है उनके संबंध में पोस्टिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट मस्ट रिटन इन वर्ड्स एट फुट ऑफ द सर्टिफिकेट। उस प्रमाण पत्र के संबंध में जितने भी लेख होंगे, यानी कि जितने भी लेखों को उस सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के साथ आप पोस्ट करते हैं, उनकी संख्या शब्दों में इसके नीचे लिखी जाएगी। नो मोर देन 3 आर्टिकल्स शुड बी एंटर्ड इन सिंगल सर्टिफिकेट। एक प्रमाण पत्र में 3 से अधिक लेखों को आप दर्ज नहीं कर सकते। Form which contains any overwriting, alteration or correction in total number of articles are not accepted by post office। अब ऐसे प्रमाण पत्र जिनमें जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखा हुआ है, लेखों की कुल संख्या लिखी हुई है, अगर उसमें कोई भी ओवर राइटिंग की जाती है, उसमें कोई भी चेंज की जाती है या करेक्शन की जाती है, तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग होंगे उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके संबंध में पोस्टिंग का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। जो भी आर्टिकल्स ट्रेन्स में पोस्ट किए जाते हैं या जो भी आपके लेटर पोस्ट किए जाते हैं स्टीमर लेटर बॉक्सेस में, या जो भी रिडायरेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं, तो इन सभी के संबंध में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग को ग्रांट नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Postal articles posted in India may have it withdrawn from post or address may be altered so long if, भारत में पोस्ट किए गए डाक लेखों को डाक से वापस लिया जा सकता है या पते में भी परिवर्तन किया जा सकता है, यदि ऐसा है तो। यानी कि अगर आप कोई डाक वस्तु पोस्ट करते हैं और अगर बाद में आप उसको डाक से निकालना चाहते हैं या उसके ऊपर लिखे हुए एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले इफ़ नोट बीन डिलीवर्ड टू एड्रेसी, सबसे पहले वो आर्टिकल प्राप्तकर्ता को वितरित ना किया गया हो। तो ये कंडीशंस तो हमें भी समझ आती है कि अगर आर्टिकल एड्रेसी को या प्राप्तकर्ता को वितरित कर दिया है तो उसके पते में परिवर्तन करना या उसको डाक से निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ नोट बीन कन्फिस्केटेड और डिस्ट्रॉयड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर उस डाक वस्तु को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त या नष्ट नहीं किया गया हो। इफ़ नोट बीन सीज्ड बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन,
यदि गंतव्य देश के किसी भी कानून के आधार पर उसे जब्त ना किया गया हो। यानी कि अगर आपने उसे फॉरेन कंट्री के लिए भेजा है तब भी आप उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं या उसको डाक से वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर उस देश के, जिस देश के लिए आपने आर्टिकल भेजा है, उस देश के किसी कानून के उल्लंघन में उस आर्टिकल को पाया जाता है और उसको अगर वहाँ पे जब्त कर लिया है तो आप उसे डाक से नहीं निकाल सकते, ना ही उसके पते में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। अगर इन सभी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है तो आप उसको डाक से भी निकाल सकते हैं, उसके पते में भी परिवर्तन कर सकते हैं। No article will be recalled or its address altered except in accordance with orders of which of the following। निम्नलिखित में से किसके आदेश के अलावा कोई लेख वापस नहीं लिया जाएगा और ना ही उसका पता बदला जाएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ द एरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। 69 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो किसके आदेश चाहिए किसी भी डाक वस्तु का पता बदलने के लिए या उसको वापस लेने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट या महानिदेशक डाक या पोस्ट मास्टर जनरल उसके बारे में आदेश करेगा, या जिस क्षेत्र से आपने डाक वस्तु को पोस्ट किया था उसी क्षेत्र का जो सुपरिटेंडेंट होता है वो भी उसको वापस लेने के लिए आदेश दे सकता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि परमिशन कौन दे सकता है, ठीक है, हु कैन परमिट दी रिकॉल ऑफ आर्टिकल। तो उसमें आपने ध्यान रखना वो डिलीवरी असिस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, जो डिलीवरी पोस्ट मास्टर होता है वहाँ पे वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। परमिशन कौन देता है? डिलीवरी पोस्ट मास्टर। ऑर्डर कौन दे सकता है? दोनों अलग चीज़ें, आदेश देना और परमिशन देना, ठीक है। आदेश देना मतलब क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला ये काम करना है। परमिशन देना क्या मतलब हो जाएगा? आपने मुझसे पूछा और मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। फीस पेड फॉर रिकॉल और एड्रेस अल्टरेशन ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी रिफंडेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने या उसके पते में परिवर्तन के लिए भुगतान किया गया शुल्क विशेष परिस्थितियों में वापस किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? जब भी आप किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने या उसके पते में परिवर्तन करने के लिए चार्जेस का भुगतान करते हैं तो वो शुल्क आपको कभी भी वापस नहीं किए जाते हैं, चाहे वो डाक वस्तु रिकॉल हो, चाहे उसके पते में परिवर्तन हो या ना हो। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If amount to be recovered on value payable is above 20 rupees and article is taken at post office counter, then amount may be paid by। यदि वीपी लेख पर वसूल की जाने वाली राशि 20 रुपये से अधिक है और पोस्ट ऑफिस काउंटर पर ही वस्तु ली जाती है तो राशि का भुगतान कैसे किया जा सकता है? तो कैश या चेक के माध्यम से कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्या कंडीशन है? सबसे पहले रिकवर की जाने वाली राशि 20 रुपये से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, आर्टिकल आपको पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लेना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए भुगतान कैश या चेक के माध्यम से कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If custom duty to be recovered in excess of rupees, then article will ordinarily delivered at post office window। यदि सीमा शुल्क कितने रुपए से अधिक वसूल किया जाना है तो लेख सामान्य रूप से डाकघर की खिड़की पर वितरित किया जाएगा। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। कस्टम ड्यूटी वाला कोई भी आर्टिकल है, अगर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 50 रुपये से अधिक रिकवर की जानी है, ऐसे आर्टिकल का वितरण पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं वैल्यू पेबल आर्टिकल के लिए। वैल्यू पेबल आर्टिकल के लिए ये जो लिमिट है 100 रुपये है। उसी तरह से इंश्योर्ड आर्टिकल की बात करें उसके लिए लिमिट कितनी है? 500 रुपीज़ है। Special arrangements are available at important post offices for the payment of money orders by the for a firm government office which receives a large number of money orders। मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए महत्वपूर्ण डाकघरों में विशेष व्यवस्था होती है।
जहाँ पे क्या होता है, कोई भी फर्म है या सरकारी कार्यालय है या जो बड़ी संख्या में मनी ऑर्डर प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई फर्म है या सरकारी कार्यालय है जो बड़ी संख्या में मनी ऑर्डर प्राप्त करते हैं। अब हर एक मनी ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट और मनी ऑर्डर के ऊपर हस्ताक्षर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे विशेष अरेंजमेंट होते हैं उन मनी ऑर्डर्स का भुगतान करने के लिए। कैसे होते हैं? चेक के माध्यम से, पोस्टल ऑर्डर और बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से होते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। If a person after taking delivery of an article on which any postage or other sum and custom duty is payable refuses to pay amount marked as due, then what should do? यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की डिलीवरी लेने के बाद जिस पर कोई डाक या अन्य राशि और सीमा शुल्क देय है, बकाया के रूप में चिन्हित राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है, तो क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? उससे यह राशि उसी तरह से वसूल की जाएगी जैसे पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर जुर्माना लगाया जाता है। इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम इन द सेम वे एज अ फाइन इम्पोज्ड अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट। दूसरा, पोस्ट ऑफिस हैव फर्दर पावर ऑफ विदहोल्डिंग फ्रॉम हिम अंटिल सच चार्जेस बी पेड और रिकवर्ड। तो जब तक इस तरह के शुल्क का भुगतान या वसूली नहीं की जाती तब तक पोस्ट ऑफिस के पास उसे वापस लेने की शक्ति भी होती है। एनी आर्टिकल ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस कैन नॉट बी विदहोल्ड। उसके बाद भारत सरकार सेवा पर कोई भी डाक वस्तु होगी तो उसको रोका नहीं जाएगा। तो ये सभी पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who may, if satisfied that any article maliciously sent for purpose of annoying addressee, can remit the amount of postage charged on it। निम्नलिखित में से यदि कौन इस बात से संतुष्ट होता है कि किसी भी लेख को दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्राप्तकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से भेजा गया है, तो वह उस पर लगाए गए डाक शुल्क की राशि को माफ कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 75 का ए आ जाएगा, हेड ऑफ सर्कल। यदि हेड ऑफ सर्कल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कोई भी डाक वस्तु किसी के लिए जब भेजी गई है तो उसको दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो एड्रेसी है उसको परेशान करने के उद्देश्य से भेजा गया है, तो अगर उसके ऊपर कोई भी ड्यू चार्जेस हैं तो वो उनको रिमिट कर सकता है। When sealing wax is used for seals outside unregistered letters and packets, should be laid on the backs before the seal is applied। जब सीलिंग मोम का उपयोग अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर सील के लिए किया जाता है तो सील लगाने से पहले मोम पर क्या लगाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? या तो टिश्यू पेपर लगाया जाता है या फिर एक थिन पेपर लगाया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, एनी वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से किसी एक का यूज किया जा सकता है। Which of the following articles can be posted in post boxes? निम्नलिखित में से कौन सा लेख पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट बॉक्स में आर्टिकल्स को पोस्ट नहीं किया जाता है। वो किस में करते हैं? लेटर बॉक्सेस में करते हैं। पोस्ट बॉक्सेस के माध्यम से आर्टिकल्स का वितरण होता है, ना कि पोस्टिंग होती है। How much clear margin should be left at the top for postage stamps and labels, postmarks and other indications? डाक टिकटों और लेबल, पोस्ट मार्क और अन्य संकेतों के लिए शीर्ष पर कितना स्पष्ट मार्जिन जो है वो छोड़ा जाना चाहिए? तो 78 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी? एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर का छोड़ा जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the correct sequence to write address while addressing an article for urban area? शहरी क्षेत्र के लिए किसी लेख को संबोधित करते समय पता लिखने का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? तो जब भी रूरल एरिया के लिए या अर्बन एरिया के लिए एड्रेस लिखा जाएगा उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं, उनकी क्या सीक्वेंस रहती है, वो अच्छे से आपको याद कर लेनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा, वो आपने यहाँ से देख लेना है। और मैंने बता दिया आपको, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्बन एरिया के लिए एड्रेस में कौन सी सीक्वेंस रहेगी या रूरल एरिया के लिए कौन सी सीक्वेंस रहेगी। तो सारा आपको याद करना है कि सबसे पहले एड्रेसी का नेम आएगा,
फिर उसका प्रोफेशन आएगा, फिर उसके घर का नंबर या नाम आएगा, रोड का नाम, स्ट्रीट का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस जो डिलीवरी का है उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद जो स्टेट है उसका नाम, या इस तरह से सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो वो आपने याद कर लेनी है, सीक्वेंस उनकी याद करनी है। Articles entitled to concessional rates of postage or to be transmitted free of postage, then the class of the article should clearly noted at। ऐसी वस्तुएं जो डाक शुल्क की रियायती दरों के लिए पात्र हैं या डाक शुल्क से मुफ्त प्रेषित की जानी है, तो लेख की श्रेणी को स्पष्ट रूप से कहाँ पर नोट किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल, लेख के पता पक्ष के शीर्ष पर किया जाना चाहिए। तो ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें जब पोस्ट किया जाता है और चार्जेस में आपको छूट मिलती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल ली थी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की, उसमें आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। या फिर हम बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स वाला ले सकते हैं, या बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक वाला ले सकते हैं। इसमें कंसेशन आपको मिलता है, बहुत ही कम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो जब भी इस तरह की डाक वस्तु पोस्ट की जाती है जिसमें या तो चार्जेस में आपको छूट मिलती है या आपको चार्जेस जो है बिल्कुल नहीं देने पड़ते, तो इस तरह की डाक वस्तुओं की जो श्रेणी होती है वो कहाँ पे लिखी जाती है? एड्रेस साइड में शीर्ष पर लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पर लिखी जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which indication should be given on the address side of bulky letter packets, which on account of their size or makeup might be mistaken for other classes of packets। भारी पत्र पैकेटों के पता पक्ष पर कौन सा संकेत दिया जाना चाहिए ताकि वे उनके आकार या बनावट के कारण गलती से किसी अन्य वर्ग के पैकेट ना समझ लिए जाएं? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या बोला गया है कि जो वल्की लेटर पैकेट होते हैं उनके ऊपर आपने लेटर ये वाला रिमार्क दे देना है, क्योंकि वो वल्की हैं, साइज में बड़े हैं, तो उनके आकार के कारण, ठीक है, या उनकी बनावट के कारण उनको पार्सल भी समझा जा सकता है या कुछ और भी समझा जा सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने उनके ऊपर लेटर वर्ड लिख देना है। द चीफ सेक्रेटरी शिमला इज अ डेफिनेट और इनडेफिनेट एड्रेस। मुख्य सचिव शिमला पता ये निश्चित है या अनिश्चित? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा, इनडेफिनेट, क्योंकि नहीं बताया है वो किसका सेक्रेटरी है, सिर्फ बताया चीफ सेक्रेटरी शिमला, लेकिन किस डिपार्टमेंट का है वो नहीं बताया, तो इनडेफिनेट हो जाएगा। Which remark should be recorded on article if addressee fails to take delivery of article after requesting for detention? यदि प्राप्तकर्ता हिरासत के अनुरोध के बाद लेख की डिलीवरी लेने में विफल रहता है तो लेख पर कौन सी टिप्पणी दर्ज की जानी चाहिए? अब मान लीजिए मेरे लिए एक डाक वस्तु आती है, लेकिन उस समय मैं उसका वितरण नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पोस्ट ऑफिस में रिटर्न में उस डाक वस्तु को रोकने का आवेदन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस डाक वस्तु का वितरण लेने में विफल रहता हूँ। ऐसी स्थिति में उस डाक वस्तु के ऊपर क्या रिमार्क दिया जाएगा? रिफ्यूज्ड रिमार्क दिया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A parcel above 10 kg should be issued for delivery for how many times? 10 किलोग्राम से अधिक वजन का अगर कोई पार्सल है तो उसे डिलीवरी के लिए कितनी बार जारी किया जाएगा? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। कोई भी पार्सल जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा होगा उसका वितरण केवल डाक घर की खिड़की पर किया जाएगा, डिलीवरी के लिए उसे जारी नहीं किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। If the addressee of a parcel whose weight is more than 10 kg is failed to take delivery of that parcel from post office within 7 days from the date of presentation of notice, then the parcel will be treated as। यदि किसी पार्सल का प्राप्तकर्ता जिसका वजन 10 किलोग्राम से अधिक है नोटिस की प्रस्तुति की तारीख से 7 दिनों के भीतर डाक घर से उस पार्सल की डिलीवरी लेने में विफल रहता है तो उस पार्सल को क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, लावारिस पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी पार्सल है जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है, उसे डिलीवरी के लिए एक भी बार जारी नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्या भेजा जाएगा? एक नोटिस भेजा जाएगा एड्रेसी को। एड्रेसी को नोटिस जो भेजा जाएगा उसमें उसे बोला जाएगा कि 7 दिनों के भीतर आकर वो अपने पार्सल का
वितरण ले ले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, 7 दिनों के भीतर पार्सल का वितरण नहीं लेता है, तो उसे अनक्लेम्ड माना जाएगा, लावारिस माना जाएगा। If the amount of a value payable article exceeds 25 rupees and its delivery is to be made through village postman or extra departmental delivery agent, then the article will be delivered to। यदि किसी वैल्यू पेएबल आर्टिकल की कीमत 25 रुपये से अधिक है, यानी कि कोई भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल है उसके ऊपर जो रिकवरी करनी है वो 25 रुपये से ज़्यादा करनी है, और इसकी डिलीवरी भी ग्राम डाकिया या अतिरिक्त विभागीय डिलीवरी एजेंट के माध्यम से की जानी है, तो वस्तु को कैसे वितरित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इस तरह के आर्टिकल का वितरण केवल पोस्ट ऑफिस में ही किया जाएगा। यानी कि अगर आपके विलेज पोस्टमैन या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट के माध्यम से वैल्यू पेएबल आर्टिकल का वितरण किया जाना है, तो उसकी वैल्यू 25 रुपये से कम होगी, इससे ज़्यादा होगी तो ये केवल पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही वितरित किया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। Which clause of post office guide part 1 governing particulars to be furnished for method of addressing? डाकघर गाइड भाग 1 का कौन सा खंड पते की विधि के लिए दिए जाने वाले विवरणों को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 87 का बी आ जाएगा। क्लोज नंबर 26 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस दिया जाएगा उस एड्रेस में कौन कौन से विवरण शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, Which of the following is correct about how to address an envelope? लिफाफे पर पता लिखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है आपके पास, एड्रेस ब्लॉक ऑफ द एड्रेसी शैल हैव अ मिनिमम गैप ऑफ 45 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप। प्राप्तकर्ता के पते वाले ब्लॉक के ऊपर कम से कम 45 मिलीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो क्या ये करेक्ट है आपके पास? इनकरेक्ट है। कम से कम 40 मिलीमीटर का गैप होता है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी शैल बी रिटन ऑन फ्रंट साइड एंड सेंडर्स एड्रेस ऑन बैक साइड ऑफ एनवलप। प्राप्तकर्ता का पता लिफाफे के सामने की तरफ तथा प्रेषक का पता लिफाफे की पीछे की तरफ लिखा जाना चाहिए, करेक्ट है। स्टैम्प और फ्रैंक इम्प्रेशंस शैल बी अफिक्स्ड इन मिनिमम एरिया ऑफ 87 मिलीमीटर। डाक टिकट या जो फ्रैंक इम्प्रेशन लगाई जाती है कम से कम 87 मिलीमीटर के क्षेत्र में लगाई जाती है। ये भी गलत हो जाएगा, 74 मिलीमीटर के क्षेत्र में लगाई जाएगी। The sender's logo size should not exceed 20 by 55 मिलीमीटर इन साइज। प्रेषक के लोगो का आकार 20 बाई 55 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी गलत है, 25 बाई 50 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें क्या पूछा गया है? करेक्ट कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इसके बारे में जो डिटेल है कि किस तरह से किसी भी एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखना है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एड्रेस ब्लॉक ऑफ एड्रेसी शैल हैव अ मिनिमम गैप ऑफ 45 मिलीमीटर फ्रॉम दी टॉप। ये क्या आ जाएगी? टॉप। यहाँ पे बोला है कि जो एड्रेसी का या प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखना है वो टॉप से नीचे की तरफ कितना होना चाहिए? कम से कम 45 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए, इनकरेक्ट है। अब जैसे हम अगर करते हैं कि जब भी आप क्या करते हैं डाक टिकट वगैरह लगाते हैं तो ऊपर कम से कम 3 सेंटीमीटर का, यानी कि कितना आ जाएगा? 30 मिलीमीटर का क्लियरली आपको मार्जिन छोड़ना होता है। 30 मिलीमीटर के बाद आपने 1 मिलीमीटर का और गैप छोड़ना है। उस गैप को छोड़ने के बाद नीचे आपके एड्रेसी का एड्रेस होना चाहिए। यानी कि टॉप से जो आप डाक टिकट वगैरह लगाएंगे उनको लगाने के लिए जो गैप है वो 3 मिलीमीटर आपने मार्जिन छोड़ना है। फिर 1 मिलीमीटर और मार्जिन आप छोड़ेंगे, 10 मिलीमीटर आप और मार्जिन छोड़ेंगे, और फिर 40 मिलीमीटर डिस्टेंस यानी कि टॉप से 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ने के बाद नीचे एड्रेसी के एड्रेस का ब्लॉक रहेगा, यानी कि जहाँ पे आप एड्रेसी का एड्रेस लिखेंगे वो बॉक्स आएगा। क्या? तो इस तरह से ये रहता है।
But is the information one should mention while writing address for urban areas? शहरी क्षेत्रों के लिए पता लिखते समय क्या जानकारी देनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी दी जाएगी। एड्रेसी का नाम भी दिया जाएगा, प्रोफेशन, फ्लैट नंबर भी दिया जाएगा, मोहल्ला पिन कोड भी दिया जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छे से मैंने बोला पर्टिकुलर्स जो जो अर्बन एरिया के लिए दिए जाते हैं, जो जो रूरल एरिया के लिए दिए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। Which of the following is not a particular that should be mentioned in address on article for urban areas? निम्नलिखित में से कौन सा विशेष नहीं है जिसका उल्लेख शहरी क्षेत्रों के लेख के पते में किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। जब अर्बन एरिया के आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा जाता है तो उसमें फादर्स या हस्बैंड नेम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें एड्रेसी का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद उसका प्रोफेशन वगैरह लिखा जाता है, पिता या पति का नाम नहीं लिखा जाएगा। The address should be written to the length of the cover and in the lower half and towards the right hand side of the article. पता जो है वो कवर की कैसे लिखा जाना चाहिए? तो मान लीजिए आपके पास एक ही आर्टिकल है, इसके ऊपर जो एड्रेसी का एड्रेस लिखा जाएगा वो इसकी लंबाई के समानांतर लिखा जाएगा। ये इसकी क्या है? लेंथ, और लेंथ की डायरेक्शन में ही पैरेलल में आप उस एड्रेस को लिखेंगे। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। While addressing, how much margin be left at the right hand top side of cover? संबोधित करते समय कवर के दाहिनी ओर ऊपर कितना मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए? अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं 3 सेंटीमीटर होगा, कुछ कहेंगे 4 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट आंसर आएगा डी, 4 सेंटीमीटर होगा। अब 4 सेंटीमीटर कैसे होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि डाक टिकट लगाने के लिए या फ्रैंकिंग इम्प्रेशन लगाने के लिए कितना क्लियर मार्जिन छोड़ा जाएगा? 3 सेंटीमीटर। एड्रेसिंग का क्या मतलब हो जाएगा? प्राप्तकर्ता का पता लिखने के लिए टॉप से कितना डिस्टेंस नीचे के लिए छोड़ा जाएगा? 4 सेंटीमीटर का छोड़ा जाएगा। तो मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दे के समझाया कि ऊपर से आपने 3 सेंटीमीटर या आप कह सकते हैं 30 मिलीमीटर का क्लियर मार्जिन छोड़ना है डाक टिकट लगाने के लिए या फ्रैंक इम्प्रेशन लगाने के लिए, उसी तरह से ऊपर से 4 सेंटीमीटर का आपने क्लियर मार्जिन छोड़ना है नीचे वाला बॉक्स जो भी प्राप्तकर्ता का आएगा उसके लिए। तो ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। Which portion of the address should be underlined by the public for prompt delivery of postal article? डाक सामग्री की शीघ्र डिलीवरी के लिए पते के किस भाग को जनता द्वारा रेखांकित किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? नेम ऑफ द पोस्ट टाउन। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट टाउन का जो नाम होता है उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। In address where there is more than one post town wearing the same name and if pin is not added in the address then it is particularly important to note which of the following. पते में जहाँ एक ही नाम के एक से अधिक पोस्ट टाउन है और पिन कोड भी नहीं लिखा गया है तो इसमें कौन सी चीज़ अवश्य रूप से लिखी जानी चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट टाउन का नाम भी सेम है तो ऐसी स्थिति में स्टेट का नाम आपको मेंशन करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which is not correct for address writing on mail addressed to defense personnel serving in the army and air force? सेना और वायु सेना में सेवारत रक्षा कर्मियों को संबोधित मेल पर पता लिखने के लिए कौन सा कथन सही है? तो जब भी आप क्या करते हैं सेना या वायु सेना में सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए डाक भेजते हैं तो उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है? इट शुड इनवेरिएबली इंक्लूड पिन कोड ऑफ 56 APO और 99 APO। तो इसमें 56 APO यानी कि 56 आर्मी पोस्ट ऑफिस या 99 आर्मी पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो लिखना चाहिए। इनके क्या आ जाएगा? 900056 या 900099। तो ये इसमें पिन कोड मेंशन किए जाएंगे। रैंक नेम एंड यूनिट शुड आल्सो बी रिटन। उसके बाद रैंक नाम और यूनिट जो भी है वो भी लिखी जाएगी। नो नीड टू राइट पोस्ट ऑफिस पिन कोड ऑफ 6 डिजिट्स। 6 अंकों का पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड होता है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो पिन कोड लिखा जाएगा वो आर्मी पोस्ट ऑफिस का लिखा जाएगा।
पोस्ट टाउन शैल बी रिटन इन द एड्रेस, पते में पोस्ट टाउन भी लिखा होना चाहिए, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पते में पोस्ट टाउन नहीं लिखा जाता है जब भी आर्टिकल सेना या वायुसेना में सेवारत रक्षा कर्मियों को संबोधित किया जाता है। मेल्स फॉर डिफेंस पर्सनल सर्विंग इन द एयरफोर्स आर डिलीवर्ड बाई हुम, वायुसेना में सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए डाक किसके द्वारा वितरित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। तो सेना या वायुसेना दोनों में जो कर्मचारी होते हैं उनकी डाक आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर ही भेजी जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाई दी पोस्ट ऑफिस अनलेस इट बेयर्स अ एड्रेस, डाकघर द्वारा कोई भी डाक वस्तु तब तक वितरित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके ऊपर क्या ना हो, तो जब तक उसके ऊपर डेफिनेट एड्रेस ना हो, निश्चित पता ना हो। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिगार्डेड एज नॉट वेयरिंग अ डेफिनेट एड्रेस, इनमें से किसे माना जाएगा कि इसके ऊपर निश्चित पता या डेफिनेट एड्रेस नहीं है? एन आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ क्लास ऑफ पर्सन्स इन कॉन्ट्राडिक्शन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म, किसी विशेष व्यक्ति या फर्म के विपरीत या विरोधाभास में व्यक्तियों के एक वर्ग को जो संबोधित लेख होगा उसको डेफिनेट एड्रेस वाला आर्टिकल नहीं माना जाएगा। तो एक हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड चलते हैं, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू दी केयर ऑफ सम डेफिनेट पर्सन और फर्म, किसी निश्चित व्यक्ति या फर्म मार्फत के लिए संबोधित लेख, यानी कि आप क्या करते हैं, एक आर्टिकल को भेजते हैं, उसमें किसी डेफिनेट व्यक्ति या फर्म को केयर ऑफ करके भेज देते हैं, तो वो डेफिनेट एड्रेस में आएगा। तो ये आपके पास इसमें नहीं आएगा कि इसमें डेफिनेट एड्रेस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू इनिशियल्स और फिगर्स और टू क्लियरली फिक्टिशियस नेम्स, कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो किसी अध्याक्षर को, यानी कि आपने क्या है, जैसे अध्याक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, इस तरह से आपने आर्टिकल के ऊपर अध्याक्षर किए वो भेज दिया, तो या फिर फिगर्स हैं या फिर किसी भी नकली नाम या काल्पनिक नाम को जो संबोधित लेख है उसको भी डेफिनेट एड्रेस वाला आर्टिकल नहीं माना जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अ क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, उपनाम के बिना अगर कोई ईसाई नाम को संबोधित लेख है तो उसको भी इनडेफिनेट एड्रेस वाला आर्टिकल माना जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू सम डेफिनेट प्लेस और डिलीवरी एरिया, किसी निश्चित स्थान या वितरण क्षेत्र को संबोधित लेख, इसको भी डेफिनेट माना जाएगा, तो ये भी इनडेफिनेट में नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन सभी को इनडेफिनेट एड्रेस वाले आर्टिकल्स माना जाएगा। But action will be taken if an article is found wearing indefinite address, यदि किसी वस्तु पर अनिश्चित पता पाया जाता है तो क्या कार्यवाही की जाएगी? तो ऐसे आर्टिकल्स का वितरण नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इट विल नॉट बी डिलीवर्ड। In the case of photographs sent by packet post, the name and address of the sender should always be written on the ऑफ द फोटोग्राफ, जब भी आप पैकेट पोस्ट द्वारा फोटोग्राफ भेजेंगे तो उस मामले में प्रेषक का नाम और पता हमेशा फोटोग्राफ के कहाँ लिखा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ऑन दी बैक साइड। तो उस फोटोग्राफ्स के, यानी कि जो पैकेट पोस्ट में आप फोटोग्राफ्स भेजेंगे उन फोटोग्राफ्स के बैक साइड में एड्रेस जो है वो मेंशन किया जाएगा। किसका एड्रेस मेंशन किया जाएगा? सेंडर या प्रेषक का एड्रेस। A customer posted 4 articles at the same time at the same post office to the same address for delivery in India, but a fees will be paid by the customer for recall of these 4 articles. एक ग्राहक ने भारत में डिलीवरी के लिए एक ही डाकघर में एक ही पते पर एक ही समय में 4 लेख पोस्ट किए। इन 4 वस्तुओं को वापस मंगाने के लिए जो शुल्क है वो कितना देना पड़ेगा? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा 6 रुपये। किसी भी डाक वस्तु को वापस बुलाने का कितना शुल्क होता है? 6 रुपये। और जब भी आप किन्हीं आर्टिकल्स को एक ही जगह से एक ही टाइम पे पोस्ट करते हैं, एक ही पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करते हैं और सेम एड्रेसी के लिए, सेम प्राप्तकर्ता के लिए भेजे हैं, तो उन सभी के लिए बाद में अगर आपको क्या करना है, उनको रिकॉल करना है, वापस मंगाना है सभी आर्टिकल्स को, तो सभी आर्टिकल्स को वापस बुलाने के लिए आपको सिर्फ एक आर्टिकल को वापस बुलाने जितना शुल्क देना होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
हाउ द फीस फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल विल बी कलेक्टेड, लेख वापस मंगाने का जो शुल्क है वो कैसे वसूला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डाक टिकटों के माध्यम से लिया जाता है। The fees for recalling of an article can be refunded in which of the following cases, किसी डाक वस्तु को वापस मंगाने के लिए लिया गया शुल्क निम्नलिखित में से किस मामले में वापस किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी डाक वस्तु को वापस मंगाने का शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Who gives the permission to recall of postal article, डाक लेख को वापस मंगाने की अनुमति कौन दे सकता है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, डिलीवरी पोस्ट मास्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्डर जो है वो कौन दे सकता है, वो क्वेश्चन हमने कर लिया। परमिशन कौन देता है, वो देगा डिलीवरी पोस्ट मास्टर। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, नो पोस्टल आर्टिकल शैल बी रिकॉल्ड, nor shall the address thereon be altered except under the orders of the, किसी भी डाक सामग्री को वापस नहीं लिया जाएगा और ना ही उसके पते में परिवर्तन किया जाएगा सिवाय जब तक कौन आदेश ना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल या उस एरिया का जो सुपरिटेंडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। An application for recall or alteration of address of a postal article shall be made by whom, किसी डाक वस्तु को वापस मंगाने या उसके पते में परिवर्तन के लिए आवेदन किसके द्वारा किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी डाक वस्तु को वापस रिकॉल करना है या उसके पते में परिवर्तन करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आवेदन कौन करेगा, उस आर्टिकल को भेजने वाला, यानी कि द सेंडर ऑफ द आर्टिकल। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। But are the documents to be attached with the application for a recall of an article, किसी वस्तु को वापस मंगाने के आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा उसके साथ, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजन दैट व्हाई द रिकॉल इज साउट फॉर। तो सबसे पहले उसके साथ एक स्टेटमेंट होगी। क्यों स्टेटमेंट होगी, ये कारण बताने वाली स्टेटमेंट होगी कि क्यों आप उस डाक वस्तु को रिकॉल कर रहे हैं। The prescribed fee in the shape of postage stamps affixed on the application, फिर आवेदन के साथ आपको डाक टिकट चिपकाने पड़ेंगे, जैसे हमने किया कि रिकॉल फीस जो है वो डाक टिकटों के माध्यम से दी जाती है। तो और वो डाक टिकट कहाँ पे चिपकाए जाते हैं, जो आवेदन आप करते हैं डाक वस्तु को रिकॉल करने के लिए। कॉपी ऑफ दी ओरिजिनल रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, बीमित या पंजीकृत वस्तुओं के संबंध में मूल रसीद की प्रति, यानी कि अगर आपने आवेदन जो किया है वो इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए किया है तो बुकिंग के समय जो आपको रसीद दी गई होगी वो मूल रसीद या ओरिजिनल रिसिप्ट भी आपको देनी होगी। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। No registered article will be unless addressee or his agent authorized in writing has signed a receipt for it, कोई भी पंजीकृत वस्तु तब तक क्या नहीं की जाएगी जब तक कि प्राप्तकर्ता या लिखित रूप में अधिकृत उसके एजेंट ने उसके लिए रसीद पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए। तो कोई भी आर्टिकल तब तक वितरित नहीं किया जाता है। 108 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी आर्टिकल अगर वो रजिस्टर्ड है तब तक वितरित नहीं किया जाएगा जब तक प्राप्तकर्ता या लिखित में अधिकृत उसका एजेंट रसीद पर उसके लिए हस्ताक्षर ना कर दे। With respect to registered articles, the signature of the addressee or his authorized agent are taken on a prescribed form by whom, पंजीकृत वस्तुओं के संबंध में प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र पर किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा लिए जाएंगे, जो डाक वस्तुओं का वितरण करने के लिए जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, संबंधित डाकिया द्वारा। A registered article can be detained in post office on a written request for how many days, एक पंजीकृत वस्तु को लिखित अनुरोध पर कितने दिनों तक डाक घर में रखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 7 दिनों की अवधि के लिए। For a registered article, if addressee is not found at the address given on the article shall be detained in the post office for a maximum period of 7 days
फ्रॉम द डेट ऑफ। मान लीजिए कोई पंजीकृत वस्तु है और उसका प्राप्तकर्ता अगर नहीं मिलता है तो उसको 7 दिनों की अवधि के लिए डाकघर में रोक कर रखा जा सकता है। और ये जो 7 दिनों की अवधि है कब से गिनी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज लास्ट सेंट आउट फॉर डिलीवरी। तो डिलीवरी के लिए जब उस डाक वस्तु को आखिरी बार भेजा गया था उस तारीख से, या फिर जब उसको ढूंढने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं उस तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए उसे डाकघर में रोक कर रखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डिलीवरी के लिए आखिरी बार भेजे जाने की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए उसे डाकघर में रोक कर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन डैमेज्ड कंडीशन देन। यदि पंजीकृत वस्तु क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होती है तो क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को डिलीवरी कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। इनलैंड आर्टिकल के मामले में 7 दिनों की अवधि के भीतर, फॉरेन आर्टिकल के मामले में 15 दिनों की अवधि के भीतर। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। But is the home delivery fees for each parcel weighing more than 5 kilograms? 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले प्रत्येक पार्सल के लिए होम डिलीवरी शुल्क कितना लिया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 5 रुपये लिए जाएंगे। और अब वैसे भी अगर 10 किलोग्राम तक का पार्सल है तभी उसका वितरण डाकघर में किया जाएगा। तो 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक के पार्सल के होम डिलीवरी चार्जेस 5 रुपये लिए जाते हैं। 10 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का पार्सल है तो डाकघर में ही वितरण किया जाएगा। If the amount to be recovered on a value payable article exceeds how much rupees and the delivery is to be made through a village postman or an extra departmental agent then the article delivered at the post office only। तो हमने कर भी लिया कि मान लीजिए कोई मूल्यदेय वस्तु है और उसके ऊपर रिकवर की जाने वाली राशि 25 रुपये से एक्सेस कर जाती है, अधिक हो जाती है, और उसका वितरण किसी ग्रामीण डाकिया या एक्स्ट्रा डिलीवरी एजेंट के माध्यम से किया जाना है तो वितरण उसका डाकघर में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स वुड अ पोस्टमैन नॉर्मली अटेम्प्ट डिलीवरी ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल एट द डोर स्टेप ऑफ एड्रेसी इफ द एड्रेसी इज नॉट फाउंड एट होम। यदि प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिलता है तो डाकिया सामान्यतः कितनी बार प्राप्तकर्ता के दरवाजे पर मूल्य भुगतान योग्य यानी कि जो वैल्यू पेबल आर्टिकल्स होते हैं उनके वितरण का प्रयास करेगा? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। 2 टाइम्स डिटेल में इसको कर लेना है, वैसे भी आपका वॉल्यूम 6 पार्ट 1 में भी ये आता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन से आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एनवलप के ऊपर एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे अच्छे से इसको भी करना है। एड्रेस ऑफ एड्रेसी शैल बी रिटन ऑन फ्रंट साइड। सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाएगा लिफाफे पर सामने की तरफ लिखा जाएगा, एंड सेंडर का जो एड्रेस होगा उसको बैक साइड में लिखा जाएगा। मिनिमम 15 मिलीमीटर ब्लैंक स्पेस शैल बी केप्ट फ्रॉम लेफ्ट बॉटम एंड राइट साइड ऑफ एनवल्प। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं एक एनवल्प बता देता हूँ। ये एनवल्प है, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। इसके ऊपर बोला एड्रेसी का एड्रेस सामने वाली साइड और जो सेंडर का एड्रेस है वो बैक वाली साइड लिखना है। अब एड्रेसी का जो एड्रेस लिखना है उसको लिखते समय आपने ध्यान रखना है कि लेफ्ट से, उसके बाद राइट से और बॉटम से 15 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है, यानी कि इस साइड से और इस साइड से 15-15 मिलीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर का हर साइड से गैप छोड़ना है। और ऊपर से जो गैप छोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा? 40 मिलीमीटर या 4 सेंटीमीटर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया। अगला पॉइंट है, लोगो एंड नेम ऑफ द सेंडर्स कंपनी कैन बी रिटन ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड स्टैम्प और फ्रैंक इंप्रेशन ऑन टॉप राइट हैंड कॉर्नर हैविंग अ गैप ऑफ मिनिमम 10 मिलीमीटर फ्रॉम एड्रेस ब्लॉक ऑफ रेसिपेंट। फिर उसके बाद प्रेषक की कंपनी का अगर लोगो है या प्रेषक की कंपनी का नाम है ऊपरी बाएं कोने पर लिखा जा सकता है। ठीक है, इंप्रेशन जब लगाई जाती है, लोगो लगाया जाता है, ऊपरी बाएं कोने में लिखा जा सकता है और ये प्राप्तकर्ता के ब्लॉक से न्यूनतम 1 मिलीमीटर के अंतर पर होना चाहिए।
ऊपरी दाएं कोने पर डाक टिकट या फ्रैंक इंप्रेशन भी लगाए जा सकते हैं। उसके बाद जो एड्रेसी का एड्रेस ब्लॉक रहेगा, इनके प्राप्तकर्ता का जो एड्रेस ब्लॉक रहेगा, टॉप से, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आर्टिकल है, एनवल्प है, इसके टॉप से आपने कम से कम 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। उसके नीचे यहाँ पे ब्लॉक रहेगा एड्रेसी के एड्रेस का, यहाँ से 15 मिलीमीटर, यहाँ से ऊपर की तरफ भी 15 मिलीमीटर, यहाँ से भी 15 मिलीमीटर का गैप आपको छोड़ना है। उसके बाद जो डाक टिकट लगाए जाते हैं, फ्रैंक इंप्रेशन लगाए जाते हैं, वो 74 मिलीमीटर एरिया में लगाए जाने चाहिए। मैक्सिमम 15 मिलीमीटर शैल बी लेफ्ट फॉर बार कोड प्रिंटिंग एट दी बॉटम ऑफ एनवलप। उसके बाद लिफाफे के नीचे जो बार कोड प्रिंट करना होता है किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल वगैरह के लिए, तो उसके लिए 15 मिलीमीटर डिस्टेंस आपने छोड़ना है। देयर शुड बी 5 मिलीमीटर क्वाइट स्पेस अराउंड 2D बार कोड, और ये जो बार कोड रहेगा इसके अराउंड 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। उसके बाद सेंटर का जो लोगो है वो 25 बाई 50 मिलीमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और जो 2D बार कोड रहेगा वो मिनिमम साइज उसका 18 बाई 18 मिलीमीटर का होगा। उसके बाद है जो प्रिंटेड बार कोड रहेगा उसके साथ में मिनिमम 60 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 10 मिलीमीटर इन ब्रेथ इन विंडो ऑफ एनवल्प एंड शुड बी क्लियरली विजिबल। क्या लिफाफे की खिड़की में निर्वात क्षेत्र के साथ मुद्रित बारकोड का आकार न्यूनतम 60 मिलीमीटर लंबाई और 10 मिलीमीटर चौड़ाई में रखा जाना चाहिए, और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इसको भी पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट अच्छे से आपने पढ़ लेने हैं। तो ये था आपके पास क्लोज नंबर 25 से 54 तक। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो या गलती नज़र आए, कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में आपको जुड़ना है या इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स आपको चाहिए, या बुक आप ले सकते हैं। बाकी GDS to MTS की तैयारी करने के लिए बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक भी मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। PSS लेवल्स की बुक मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी। क्लासेस भी अवेलेबल हैं और इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक भी मिल जाएगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।